ब्रीथलेसनेस नहीं है, वो डिमांडिंग ब्रीथलेसनेस है। आपकी बॉडी नॉर्मल है, वहाँ सब कुछ पूरा हो सकता है, आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए, लेकिन यहाँ बॉडी ही नॉर्मल नहीं है। यहाँ आप बैठे रहेंगे तभी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि पंपिंग सिस्टम खराब है। इसको अनप्लीजरेबल ब्रीथलेसनेस कहा जाता है, डिस्निया। तो एक सिम्टम आपको डिस्निया आना शुरू हो जाएगा, पेशेंट को डिस्निया होगा। डिस्निया यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर पंप ना हो पाया ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अगर पंप ना हो पाया तो ब्लड यहां फिल होना शुरू होगा, भरना शुरू हो जाएगा। और यहां अगर भरना शुरू होगा अगर यहां भरना शुरू हो जाएगा तो ब्लड कहां जाएगा? बैक फ्लो, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फिलिंग शुरू हो जाएगी। लेफ्ट एट्रियम अपना पूरा ब्लड ड्रेन ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले से ही यहाँ ब्लड भरा होगा। क्यों भरा होगा? क्योंकि इन्होंने अपने आप को खाली ही नहीं किया। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भरा रह जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में अगर ब्लड भरा रह जाएगा यहाँ, तो बहुत सारा ब्लड यहाँ से आता रहेगा और लेफ्ट एट्रियम में मतलब भर से ज़्यादा ब्लड भरता है। जितनी क्वांटिटी में भरना चाहिए उससे ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होता चला जाता है। और जब भी यहाँ का वॉल्व ओपन होता है तो बहुत सारा ब्लड यहाँ एक्चुअल में इकट्ठा होता है। तो होता क्या है कि इन दोनों वॉल्व्स को वो ब्लड स्ट्रेच करते हैं, और जब स्ट्रेच करते हैं तो अगर ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है और जैसे ही डायस्टोलिक पीरियड ख़त्म होगा तो जो वॉल्स हैं वो बहुत ही फास्ट रिकॉयल होंगे। स्टार्लिंग फोर्स याद है? स्टार्लिंग फोर्स, स्टार्लिंग फोर्स आएगा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम इकट्ठा हो रहा है, तो वॉल्स ज़्यादा स्ट्रेच हो रही हैं तो ज़्यादा तेज रिकॉयल होंगी। तो होता क्या है कि एट्रियम में जब ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होता है और यहाँ जैसे ही वॉल्व ओपन होता है, जितना भी ब्लड पंप हो पाता है, तो यहाँ जो ब्लड फिल होता है पहले से, इस एरिया में पहले से ब्लड भरा होता है, क्योंकि ब्लड पंप ही नहीं हो पाया है पूरा ठीक से। मान लेते हैं 50% हो जाता तो ये यहाँ तक खाली हो जाता, लेकिन सिर्फ 30% हुआ तो इतना एरिया भी अभी भरा हुआ है। अब यहाँ से जब ये ओपन हुआ तो क्योंकि यहाँ ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो गया तो बहुत ही स्पीड में, बहुत ही गति से पूरा का पूरा ब्लड यहाँ ड्रेन कर दिया जाता है। और क्योंकि स्टार्लिंग फोर्स ज़्यादा होता है, क्योंकि स्ट्रेच ज़्यादा किया गया है, तो जब उस पर ब्लड पे फोर्स लगता है तो बहुत ही हाई प्रेशर से ब्लड नीचे फेंका जाता है। नॉर्मल प्रेशर से जितना फेंका जाता है उससे भी हाई प्रेशर से ब्लड नीचे डाला जाता है। और होता क्या है कि ये ब्लड, ये वाला ब्लड जब यहाँ से एट्रियम इसको स्क्वीज करता है और पूरा का पूरा ब्लड नीचे ड्रेन होता है, तो ये वाला ब्लड जब इस वाले ब्लड पर गिरता है, तो जैसे वाटर किसी बाल्टी में हो और आप एक ग्लास वाटर ऊपर से डालते हैं तो कोई आवाज बनती वाटर पे गिरने का, एक साउंड आती है। ऐसे साउंड यहाँ जनरेट होता है जो नॉर्मली नहीं होता है। इतना ज़्यादा प्रेशर वहाँ नहीं होता है कि कोई साउंड बन पाए। लेकिन जब स्टार्लिंग फोर्स बढ़ता है और बहुत ही हाई स्पीड से रिकॉयल होता है एट्रियम और उतने फास्ट स्पीड से ब्लड जाता है, तो ऊपर से ब्लड आता है ज़्यादा फोर्स से नीचे वाले ब्लड पर। तो जब नीचे वाले ब्लड पे ये वाला ब्लड नीचे गिरता है तो एक वॉइस जनरेट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं S3 साउंड। नॉर्मली क्या होता है? S1 और S2। नॉर्मल कार्डियक साउंड क्या है? S1 और S2, लब डब, S1 और S2। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो
आपको एक साउंड और मिल रही है, कौन सी साउंड है? S3। तो आप अगर स्टेथो रखोगे तो ऐसे केसेस में आपको S3 साउंड मिल सकता है। आपको लब डब के साथ एक तीसरा साउंड भी मिलेगा एक ही कार्डियक साइकिल में। समझ में आ रहा है? लब डब के साथ आपको 1 मिनट प्लीज। लब डब के साथ आपको S3 साउंड भी मिल सकता है, जिसको हम लोग तीसरा साउंड कहते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि ब्लड के ऊपर ब्लड आता है और ज़्यादा फोर्स से होता है तो एक साउंड जनरेट होती है। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लड फिलिंग के कारण लेफ्ट एट्रियम भी ओवरलोड होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ओवरलोड पहले से था, ये भी ओवरलोड हो गया। और जब इसका ओवरलोड शुरू होता है तो कहाँ प्रेशर आता है? फिर अभी भी ओवरलोड हो गया। जैसे यहाँ ओवरलोड होता चला गया, वेंट्रिकल्स ओवरलोड हो गए, लेफ्ट वेंट्रिकल ओवरलोड हो गया, फिर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता था, ये भी ओवरलोड हो चुका है। अब कौन ओवरलोड होगा? पल्मोनरी वेन ओवरलोड होगी। क्यों? क्योंकि यहां से कंप्लीट ब्लड नहीं पंप हो पाता है, हर बार कुछ ना कुछ रुक जाया करता है और ये पंप भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा तो थोड़ा बहुत यहाँ बैंक होता रहेगा, फिर यहाँ रुकना शुरू हो जाएगा, फिर ये वेंट्रिकुलर ओवरलोड हो गया, ये लेफ्ट एट्रियल ओवरलोड हो गया, और फिर क्या होगा? यहाँ से तो ब्लड पंप होता रहेगा लेकिन इस एरिया में ब्लड ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा। पल्मोनरी वेन में ब्लड फिलिंग शुरू हो जाएगी। पल्मोनरी वेन में ब्लड फिलिंग शुरू हो जाएगी और ये ब्लड फिलिंग धीरे 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 कहाँ पहुंच जाएगा? लंग्स में। बैकवर्ड ब्लड फिलिंग, बैकवर्ड ओवरलोडिंग, ये धीरे धीरे लंग्स में आ जाएगा। और लंग्स में क्या है? ये सब क्या है? कैपिलरी है। लंग्स से क्या है? कैपिलरी। अब यहाँ एक चीज सीखने वाला है। एक तो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, अब और यहाँ कैपिलरी है। अच्छा, आर्टरी और वेन में सबसे ज्यादा थिक वॉल किसकी होती है? वेन की वॉल थिक होती है। थिक मतलब मोटी। किसकी वॉल थिक होती है? और अगर हम लोग वेन, आर्टरी और कैपिलरी तीनों में देखें कि किसकी वॉल थिक होती है और किसकी सबसे ज्यादा थिन होती है, सबसे ज्यादा थिन पोर्शन कौन सा है? कैपिलरी। सबसे ज्यादा पतली दीवारें। क्यों? क्योंकि ये सबसे लास्ट पॉइंट है सर्कुलेशन का। यहाँ पर वेन और आर्टरी मिलते हैं और यहाँ से नॉर्मली क्या होता है? O2 की सप्लाई होती है सेल्स को, ब्लड की सप्लाई होती है सेल्स को। यहाँ से गैप जंक्शंस हैं और यहाँ की पतली झिल्लियाँ परमिएबल होती हैं O2 के, और ये O2 सप्लाई करते हैं, ब्लड के न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं कैपिलरी पॉइंट पे। अब ये जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन में जब ओवरलोड होता है तो ये ओवरलोड फिर धीरे धीरे वापस आता है और कैपिलरी में ओवरलोड होना शुरू हो जाता है। कैपिलरी में ओवरलोड होना शुरू हो जाता है। तो एक तो इधर का बैक फ्लो, ब्लड का ये बैक फ्लो है, ये बैक फ्लो है।
और इधर से वेनस रिटर्न होता रहता है, तो इधर फॉरवर्ड फ्लो है, इधर फॉरवर्ड फ्लो है। तो इधर से फोर्स आता है, इधर से फोर्स आता है, बीच में प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। दोनों तरफ के फोर्स आने के कारण जो पल्मोनरी कैपिलरी वाला एरिया है, यहां पर प्रेशर बढ़ जाता है। कौन सा प्रेशर? ब्लड के अंदर कौन सा प्रेशर बढ़ जाता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। याद है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या है? फ्लूइड को सेंटर में रखना, कैपिलरी में रखना। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का काम क्या है? कैपिलरी से बाहर निकालना। तो जब दोनों तरफ से ज्यादा फोर्स जनरेट होता है तो बीच में जो ब्लड भरा होता है, जो इस एरिया में ब्लड भरा है, इस एरिया पे दोनों तरफ से प्रेशर आता है और यहाँ पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाता है। और इस कारण से होता क्या है, यहाँ फ्लूइड ओजिंग होनी शुरू हो जाती है। इस कैपिलरी से फ्लूइड ओजिंग होनी शुरू हो जाती है। इस एक कैपिलरी से फ्लूइड्स निकलने शुरू हो जाते हैं। इस कैपिलरी से क्या होता है? फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है। तो इस फ्लूइड के निकलने के कारण 3 सिम्टम्स सबसे पहले आने शुरू होते हैं। एक तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डिस्निया, अनप्लीजरेबल ब्रीदिंग। डिस्निया से ही रिलेटेड एक सिम्टम और है कि पेशेंट जब लेटता है तो वो डिस्निया और बढ़ जाती है, सांस फूलना और बढ़ जाता है। और जब बैठ जाता है या खड़ा होता है तो डिस्निया में थोड़ा आराम मिलता है, ब्रीथलेसनेस में। और जब लेटता है, मतलब पोजीशनल चेंज जब होता है, जब वो लेट जाता है तो सांस और फूलने लग जाए। मरीज कहता है कि साहब जब लेटते हैं तब दिक्कत बढ़ जाती है, और रात में बहुत तेज कभी कभी सांस फूलने लगती है, तब हम उठकर बैठे, घर के बाहर भाग के आए और खड़े रहे, थोड़ा देर धीरे धीरे चले, घूमे, तब ठीक हुआ। या बैठ गए तब ठीक हुआ, थोड़ा आराम मिला। वो कहता है कि जब लेटे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन जब बैठ जाते हैं तो आराम मिल जाता है। इसलिए हम डर के मारे लेटते ही नहीं। बहुत बार ऐसे होता है, वो लेटता ही नहीं मरीज। तो जो पोजिशनल ब्रीथलेसनेस है, लेटने पर बढ़ जाता है और बैठने पर कम हो जाता है, या खड़े होने पर कम हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोपनिया। क्या कहते हैं? ऑर्थोपनिया। ऐसा क्यों होता है ऑर्थोपनिया? लेटने पर बढ़ क्यों जाता है और खड़े होने पर आराम क्यों मिल जाता है? जो वेनस रिटर्न है, जो वेनस रिटर्न, जब आप लेटते हैं तो वेनस रिटर्न बढ़ जाता है कार्डिया पे। जब आप खड़े रहते हैं तो आपका जो दिल है वो बिल्कुल, अगर हम लोग माने कि हम लोग 4 पार्ट में हैं, तो आपका दिल लगभग ऊपर से देखा जाए तो एक पार्ट खत्म होते ही आ जाता है, नीचे 3 पार्ट बचता है पूरा। ज़्यादा जो ब्लड है वो नीचे से वापस आता है, इंफीरियर वेना केवा से। तो जब आप खड़े होते हैं तब ब्लड को 3 भाग का ब्लड लगभग ग्रेविटी से ऊपर आता है, एंटी ग्रेविटी ऊपर आता है, और एक भाग ब्लड ग्रेविटी के साथ होता है। तो जब एंटी ग्रेविटी ब्लड को आना पड़ता है तो उतना वॉल्यूम आ नहीं पाता है इजीली, जितना
जब आप अपने आप को फ्लैट कर देते हैं तब आ सकता है, क्योंकि तब ग्रेविटी की बात नहीं रह जाती है और ब्लड अच्छे से फ्लो हो पाता है। यहाँ दिक्कत होती है कि जितना ब्लड आता है वेंट्रिकल भेज ही नहीं पाता है, वेंट्रिकल ही फेल है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में हम लोग इसको 140 ml खड़े होकर भरते हैं, उतना ही नहीं भेज पा रहा है, तो अगर हम लेट जाएं और यहाँ 150 ml आने लग जाए तो उतना भेज पाएंगे? नहीं भेजा जा सकता है। तो 140 ml भी बैकवर्ड जा रहा था और उससे ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है। और जब आप लेट गए तो वेनस रिटर्न ज्यादा होना शुरू हो गया, वेनस रिटर्न ज्यादा होना शुरू हो गया। तो 140 ml इधर का, और जब वेनस रिटर्न ज्यादा होना शुरू हो गया तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा लेटने के, खड़े होने और या बैठने और लेटने के अकॉर्डिंग से, क्योंकि वेनस रिटर्न ज्यादा बढ़ गया है। तो जब वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो इस ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा और हाइड्रोस्टैटिक और ज्यादा बढ़ जाएगा और फ्लूइड लूजिंग ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी एडिमा, एक्सेस अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड। इसका डेफिनेशन है एडिमा का। और यहां कहां हो रहा है एक्सेस अकोमुलेशन? पल्मोनरी में, पल्मो में। तो इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी एडिमा। तो ये पल्मोनरी एडिमा जो कहां हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर में। और पल्मोनरी एडिमा अगर बढ़ेगा, मतलब फ्लूइड अगर बढ़ेगा तो सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाएगी, और फ्लूइड अगर कम होगा तो सांस लेने में थोड़ा आराम मिलेगा। तो जब ये मरीज खड़ा हो जाता है तो वेनस रिटर्न जितना ज्यादा आ रहा था उतना ज्यादा नहीं आ पाता, तो थोड़ा उसको आराम मिलता है ऑर्थोपनिया में। लेकिन यही मरीज जब लेट जाता है तो वेनस रिटर्न फिर से ज्यादा आना शुरू हो जाता है और फिर से सांस फूलनी शुरू हो जाती है, ऑर्थोपनिया। ऐसे ही कुछ मरीज कहते हैं कि जब मैं सो जाता हूं, ये तो हो गया पोजिशनल, वो चाहे दिन हो या रात हो, वो लेटते हैं तो बढ़ जाता है, खड़े होते हैं बैठते हैं तो थोड़ा आराम मिलता है। कुछ पेशेंट कहते हैं कि जब मैं सो जाता हूं तो रात में मुझे दिक्कत बढ़ जाती है, दिन में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, या मैं जब जग रहा होता हूं तब ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ऐसे भी होते हैं। वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कारण, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल है इस वेनस सिस्टम पे, इसके कारण होता है। अगर इनका कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा, वेनो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ब्लड फ्लो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। बहुत बार ओवर एक्साइटमेंट या ऐसे कोई भी सिम्टम, कोई भी कारण जिससे वेनो कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा हो और यहाँ से ब्लड ज्यादा लंग्स को आने लग जाए, और क्योंकि लंग्स को जो भी आएगा वो यहाँ तो जा नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ सब फेल है, तो लंग्स में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और लंग्स का पल्मोनरी एडिमा बढ़ जाएगा, तो उसको सांस फूलना ज्यादा शुरू हो जाएगा, उसको अटैक आएगा सांस फूलने का। इसको हम लोग कहते हैं नॉक्टर्नल डिस्निया पैरोक्सिस्मल, नॉक्टर्नल मतलब रात में, नॉक्टर्नल डिस्निया पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। अब ये जो पल्मोनरी एडिमा है, ये पल्मोनरी एडिमा रेगुलर बना रहता है क्योंकि वेंट्रिकुलर फेल्यूर है, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर है, ये कोई एक्यूट कंडीशन नहीं है कि 2 दिन हुआ फिर चला जाएगा। ये बना रहेगा और ये पल्मोनरी एडिमा बना रहेगा
और अगर ये पल्मोनरी एडिमा बना रहा तो ब्रीथलेसनेस के तो ये पॉइंट होंगे ही होंगे, डिस्निया, ऑर्थोपनिया, पैरोक्सिस्मल नक्सुलर डिस्निया। क्या इसको खांसी नहीं आ सकती है? पेशेंट क्रॉनिक कफ का कंप्लेन देता है। क्रॉनिक कफ मतलब 2 महीने 3 महीने से सर खांसी आती रहती है, समझ में नहीं आता है क्यों आ रहा है। पेशेंट क्या कंप्लेन करता है? क्रॉनिक कफ। क्रॉनिक कफ क्योंकि पल्मोनरी एडिमा है, और जब एडिमा यहां हो जाता है तो ये सब हो क्यों रहा है आखिर में? इसलिए क्योंकि ये एल्वियोला है और एल्वियोला बाहर से O2 लेकर आता है, और जरूरी क्या है कि ये जो O2 आया है ये कहां पहुंच जाए? यहां आर्टीरियल साइड, और यहां का जो CO2 है वो कहां आ जाए? बाहर। और इसका जो CO2 है वो कहां पहुंच जाए? बाहर। यही तो होता है यहां पे, समझ में आ रहा है? O2 इधर से इधर आए, CO2 इधर से इधर जाए। लेकिन अगर एल्वियोलर वॉल जो है और कैपिलरी की वॉल, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा वाटर भर दिया जाए, जो एडिमा में होता है एक्सेस अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड, अगर फ्लूइड ज्यादा भर दिया जाए इनके दोनों के बीच में, इनके दोनों के बीच में फ्लूइड भर दिया जाए, फ्लूइड को कभी एयर पास कर पाती है? नहीं। फ्लूइड को एयर पास नहीं कर पाएंगे तो होगा क्या? इधर से O2 यहां नहीं पहुंचेगा और इधर का CO2